हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल दांगी एकेडमी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप देखने वाले हैं जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, या कह सकते हैं पियाजेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। तो ये पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है कि कौन कौन से इसके सिद्धांत या थ्योरी के कौन कौन से पार्ट है, क्योंकि ये टॉपिक सारे टेट एग्जाम होते हैं, चाहे सी टेट, एस टेट, एम पी टेट, यू पी टेट, रीट या फिर सुपर टेट हुआ, सभी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे एक या दो क्वेश्चंस हमेशा ही पूछे जाते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और यदि चैनल के साथ पहले से जुड़े हुए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। और यदि आप आज के इस वीडियो की PDF चाहते हैं तो दांगी एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जिसके थ्रू भी आप डायरेक्ट टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सारे अभी तक जो भी वीडियो अपलोड हुए हैं उन सभी की PDF वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि इमेज आप देख सकते हैं, जीन पियाजे। तो जो जीन पियाजे का जो सिद्धांत है, या जिसे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहते हैं, यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो आपको ध्यान रखना है जीन पियाजे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जीन पियाजे है जीन पियाजे है इस सिद्धांत के प्रतिपादक। और अगर क्वेश्चंस ये आ जाए, ये भी बन सकता है कि जीन पियाजे कहाँ के निवासी थे, तो स्विट्जरलैंड के निवासी थे जीन पियाजे, और ये एक आनुवांशिक एप्टेमोलॉजिस्ट थे। ये भी ध्यान रखना है। ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और मैंने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट को इसमें इंक्लूड किया है। और इन्हें ज़्यादातर किसके लिए जाना जाता है? संज्ञानात्मक विकास के लिए जाना जाता है। उन्होंने जो अपना कॉन्सेप्ट था या अपनी जो अवधारणा थी, वो संज्ञानात्मक विकास या कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए दी थी, और इसी के लिए ये फेमस भी हैं। या कह सकते हैं कि जीन पियाजे क्यों प्रसिद्ध है? तो जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास या कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के लिए प्रसिद्ध है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है, 2002 के एक सर्वेक्षण में जो पियाजे हैं उनको 20वीं शताब्दी के दूसरे सबसे प्रभावशाली मनोवैज्ञानिक के रूप में स्थान दिया गया था। एक होमवर्क के रूप में आपके लिए क्वेश्चन है, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में देना है कि यदि जीन पियाजे सेकेंड नंबर पे सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिव मनोवैज्ञानिक थे, साइकोलॉजिस्ट थे, उसके रूप में इनको स्थान दिया गया है, तो पहले नंबर पे कौन से साइकोलॉजिस्ट थे या कौन से मनोवैज्ञानिक थे? फ्रेंड्स, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। आइए अब देखते हैं पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार उनकी जो अवधारणा थी वो क्या थी। यानी कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जा सकता है, उसे क्या कहा जाता है? समावेशन। ये उन्होंने अवधारणा दी थी उनके संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार। अब देखते हैं कि पियाजे के जो संज्ञानात्मक सिद्धांत थे, उस विकास के सिद्धांत के कौन कौन से संप्रत्यय हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के संप्रत्यय, संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था, उसके कौन कौन से संप्रत्यय थे उसको डिटेल में देखते हैं। सबसे पहला था अनुकूलन। आप चाहे तो इसके नाम इंग्लिश में भी याद रख सकते हैं, तो ये भी आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। एडेप्टेशन, यानी कि जो बालक है या बच्चा है वो वातावरण के अनुसार अपने आप को चेंज कर रहा है, अपने आप को उसमें ढालने की कोशिश कर रहा है, इसी को कहा जाता है एडेप्टेशन। जिस वातावरण में वो पल रहा है, जिसमें भी उसकी परवरिश हो रही है, जहाँ पर भी वो बड़ा हो रहा है, उसके आसपास का माहौल कैसा है, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करना ही कहलाता है अनुकूलन। दूसरा पॉइंट हो जाता है आत्मसात्करण या एसिमिलेशन। इस प्रक्रिया में देखिए क्या होता है कि जो बालक है वो अपनी समस्या का समाधान करने के लिए, वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए जो उसने पहले से सीखा है, उन क्रियाओं का सहारा लेता है। जैसे कि अभी हमने देखा अनुकूलन, तो अनुकूलन में क्या था कि आपने किसी बच्चे को बता दिया है कि बेटा ये डॉग है। अब वो डॉग को देखेगा कि डॉग की 2 आंखें, 1 नाक है, 2 कान है, इसका कलर ऐसा है, इसकी साइज ऐसी है। अभी उसको रंगों का ज्ञान नहीं होता है, लेकिन नाम उसको भले ही नहीं याद होगा, लेकिन वो देखकर उसको याद रखने की कोशिश करेगा। उसके बाद किसकी 1 पूंछ होती है, इस टाइप से वो अपने आसपास के वातावरण में चीज़ों को देखकर सीखता है। अब जो दूसरा पॉइंट है आत्मसात्करण या एसिमिलेशन, इसमें वो क्या करता है कि उसको जो पहले से नॉलेज है उसमें, उसके साथ साथ वो नई चीज़ों को भी उसमें जोड़ने की कोशिश करता है, नई क्रियाओं को। देखिए जैसे कि उसने यहाँ पर देख लिया है कि ये डॉग या कुत्ता जो है वो कुछ इस प्रकार का होता है। वो जब भी ऐसा कोई जानवर देखेगा
तो वो यही रिलेट करेगा कि ये कुत्ता है, चाहे वो हो सकता है बिल्ली हो, लेकिन वो यदि इसके जैसी दिखाई दे रही है तब भी उसको क्या लगेगा कि ये डॉग ही है। तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है आत्मसातकरण। तीसरा पॉइंट है समायोजन। इसलिए क्या होता है कि बच्चे को जो अभी तक सिखाया गया है वो उन क्रियाओं का सहारा लेगा, और यदि उसने ऐसा ही कोई डॉग देखा है तो उसको पहचानने की वो कोशिश करता है कि हाँ, इसके जो सिम्टम्स है जो मुझे बताया गया था अभी तक सेम उसके ही जैसे है, तो ये डॉग हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है समायोजन। इसको एडजस्टमेंट भी कहा जाता है और एकोमोडेशन भी कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या करता है कि लगभग उसने पहले सीखा है तो ज़्यादातर वो चीज़ें उसके काम में तो नहीं आएगी, लेकिन वो क्या करता है कि उसने अभी तक जो पहले सीखा है या तो उसमें वो चेंजेस करेगा या उनको जोड़कर उनको रिलेट करके वो उसमें कुछ और चेंजेस करेगा और नई चीज़ों को सीखने की कोशिश करेगा। जैसे अभी बच्चे ने क्या देखा था, व्हाइट कलर का डॉग देखा था। अब वो जब इस टाइप का कोई नए टाइप का डॉग देखेगा, नई कैटेगरी का, तो उसको ये फील नहीं होगा कि ये भी डॉग है, वो इसको कोई और ही जानवर समझेगा। यानी उसने अभी तक जो कुछ सीखा था वो यहाँ पर किसी भी काम का बिल्कुल भी नहीं है। सेम वैसे ही दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यदि उसने सेम उसके जैसी दिखने वाली बिल्ली देखी है तो वो उसको यहाँ पर कुत्ता ही समझेगा, इसको डॉग ही समझेगा। उसको ये डिफ्रेंशिएट करना यहाँ पर नहीं आएगा कि ये बिल्ली हो सकती है। यदि उसने यहाँ पर खरगोश देखा है और ये भी उसके जैसा दिख रहा है तब भी वो इसको डॉग समझने की गलती करेगा। तो यहाँ पर कहने का ये मतलब है कि उसको अब अपने ज्ञान में चेंजेस करने पड़ेंगे, कुछ परिवर्तन करने पड़ेंगे, तभी जाकर वो नई चीज़ों को यहाँ पर सीख पाएगा। तो एडजस्टमेंट या समायोजन जिसे कहा जाता है, उसमें वो क्या कर रहा है कि पूर्व ज्ञान या उसकी जो योजना है उसमें परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाकर समायोजन करने की कोशिश कर रहा है। अगला पॉइंट है विकेंद्रीकरण या डिसेंट्रिंग। किसी भी समस्या के समाधान के लिए वस्तुनिष्ठ तरीके से सोचना। तो ये बालक लगभग कब करना सीख पाता है, जब तक वो 2 साल का नहीं कर पाता। यानी उसको 4 या 2-3 ऑप्शन यदि उसके सामने रख जाए तो उसको ये समझ में नहीं आएगा कि कौन सा ऑप्शन बेस्ट है। लगभग बच्चा जब 2 साल का हो जाता है तो उसके बाद वो समझ पाता है। जैसे आपने उसको 2 चीज़ें रख दी कि आपको ये वाली चीज़ चाहिए या ये वाली, तो उसमें से वो कोशिश करेगा कि उसमें से वो सिलेक्शन कर पाए। तो ये कब होता है, जब वो लगभग 2 साल का हो जाता है। और या फिर हम कह सकते हैं विकेंद्रीकरण को कि एक ही समस्या है तो उसके वो अलग अलग तरीके से समाधान खोजने की कोशिश करेगा, एक से ज़्यादा समाधान। यदि मान लीजिए आपने किसी बच्चे को कोई चीज़ है और ऊपर लटका दी है तो वो थोड़ी देर कूदेगा उसको लेने के लिए, लेकिन जब उसका हाथ नहीं पहुंचेगा तो वो यहाँ पर कोशिश कर सकता है कि किसी कुर्सी को लाए, किसी टेबल को लाए और फिर उस चीज़ को उतारने की कोशिश वो करेगा। जैसे पलंग से यदि बच्चा उतर रहा है या चढ़ रहा है, उसके पैर नहीं पहुंच रहे तो वो तकिए का सहारा ले सकता है, किसी और को पकड़कर या चादर को पकड़कर नीचे फिसलने की कोशिश कर सकता है। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं अलग अलग पॉइंट के, अलग अलग समस्या या अलग अलग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के। नेक्स्ट पॉइंट है साम्य धारण या इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम यह अनुकूलन से मिलता जुलता ही होता है साम्य धारण भी। और इसमें क्या होता है कि जो अभी तक हमने जो 2 प्रोसेस पढ़ी है, आत्मसातकरण और समायोजन, तो इन दोनों से रिलेशन करके या इन दोनों का ही यूज करके वो सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश करता है। संरक्षण या कंजर्वेशन, तो यहाँ पर क्या है कि परिवर्तन व स्थिरता को पहचानने की क्षमता। जैसे अभी हमने ऊपर एग्जाम्पल देखा था डॉग और कैट का, तो क्या चेंजेस है, डॉग सिमिलर कैटेगरी के हैं लेकिन ये भी डॉग है या ये भी डॉग है, इन दोनों में क्या चेंजेस है। जो सेम दिखने वाले हैं, जैसे वाइट डॉग भी था, वाइट बिल्ली भी थी और खरगोश भी था, लेकिन ये तीनों अलग अलग कैसे हैं, यही गुण आपका यहाँ पर आ जाएगा। संरक्षण यानी अपने ज्ञान को वो स्थिर रख रहा है, कहाँ पर चेंज करना है इन चीज़ों को वो सीख पा रहा है। तो ये सब कहलाता है संरक्षण। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप एमपी में वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं और टेस्ट लगाना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से एमपी परीक्षा ऐप डाउनलोड कीजिए। वहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी और यदि आप वहाँ पर मेरा कोड दांगी 50 यूज़ करते हैं तो फ्रेंड्स आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। देखिए, जो टेस्ट सीरीज़ पहले 299 की थी, यदि आप यहाँ पर दांगी 50 कोड का यूज़ करते हैं तो आपको 149 में ये टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी। तो यदि आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं, अपनी प्रिपरेशन को चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए आप टेस्ट ज़रूर लगाइए। इसके अलावा भी यदि आप एमपी से रिलेटेड किसी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे एमपी कांस्टेबल की, तब भी आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं। इससे भी आपको यहाँ पर इस टेस्ट सीरीज़ में 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा
यदि आप MPPSC 2022 की तैयारी कर रहे हैं, चाहे प्री की तैयारी कर रहे हैं या मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तब भी इसकी टेस्ट सीरीज आपको MP परीक्षा ऐप पर मिल जाएगी। यहाँ पर भी यदि आप दांगी 50 कोड का यूज़ करते हैं तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और यदि आप MP हाई कोर्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब भी ये टेस्ट सीरीज आपको MP परीक्षा कोड पर मिल जाएगी। यानी यदि आप MP से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से MP परीक्षा ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पर टेस्ट जरूर लगाइए। इससे आपको ये समझ में आएगा कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी हो चुकी है। और यदि आप इसमें 50% का डिस्काउंट चाहते हैं तो मेरा कोड यूज़ कीजिए दांगी50, तो आपको किसी भी टेस्ट सीरीज में 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा यदि आप CPCT कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, CPCT को क्लियर करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी टेस्ट सीरीज यानी प्रैक्टिस सेट इस परीक्षा ऐप पर उपलब्ध है। यहाँ पर भी आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा मेरा कोड यूज़ करने पर। तो फ्रेंड्स, टेस्ट जरूर लगाइए, इससे आपको ये समझ में आएगा कि आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी हो चुकी है। आपको थोड़ा सा एग्जाम का यहाँ पर माहौल मिल जाएगा। संज्ञानात्मक विकास की अवस्था है। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि संज्ञानात्मक विकास की जीन पियाजे के अनुसार कितनी अवस्था है। तो आपको ध्यान रखना है, इस टॉपिक में मैं आपको सारी अवस्थाएं बताने वाली हूँ कि टोटल कितनी अवस्था है जीन पियाजे ने बताइए। और एक एक जो अवस्था है उसमें एज भी पूछी जाती है कि इस अवस्था में कितनी एज बताइए, इसका क्या नाम है। तो ये जो एज है इनके हिंदी में देखिए एक से ज़्यादा नाम है, तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगी कि आप इनके नाम जो है इंग्लिश में याद रखिए, तो आपको बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि हिंदी में बहुत बार चेंज होके भी नाम आ जाते हैं। संवेदी पेशी अवस्था या इंद्रिय जनित गामक अवस्था या फिर सेंसरी मोटर स्टेज, आपको इंग्लिश का नाम याद रखना है। चाहे आप किसी भी मीडियम के हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। देखिए इसकी जो अवधि होती है यानी किस स्टेज तक रहती है, सेंसरी मोटर स्टेज 0 से 2 वर्ष तक, 0 से 2 साल के बच्चों में ये वाली स्टेज पाई जाती है। और इसमें जो बच्चा होता है वो उसकी जो ज्ञानेंद्रिय यानी सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कान, नाक, आँख, इन सब की हेल्प लेता है और उसके माध्यम से ही बच्चा सीखता है या फिर ज्ञान प्राप्त करता है। और फिर उसमें ये एक और पॉइंट आपको ध्यान रखना है, वस्तु स्थायित्व का गुण किस स्टेज में प्रदर्शित होता है। सेंसरी मोटर स्टेज में वस्तु स्थायित्व का गुण प्रदर्शित होता है। इसे इंग्लिश में कहा जाता है ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस का प्रॉपर्टी या ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस की जो गुण होता है, प्रॉपर्टी होती है, वो किस स्टेज में होगी, सेंसरी मोटर स्टेज में प्रदर्शित होती है। और इसकी एज भी आपको ध्यान रखनी है 0 से 2 वर्ष। और इसमें बच्चों जो बच्चा होता है या बालक होता है वो वस्तुओं को पकड़ना सीखता है। आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, पकड़ते हैं, मुंह में ले लेते हैं, क्योंकि उन्हें ज़्यादा ज्ञान नहीं होता है कि किस चीज़ को हमें मुंह में लेना है या नहीं, लेकिन वो सीखने की कोशिश करते हैं। उन्हें इधर से उधर खींचना सीखेगा बालक। देखिए ये सभी जो पांचों जो आपके सेंसरी हैं, आँख हो गई, जीभ हो गई, कान, नाक और हाथ, इनसे छू कर देखता है, आंखों से देखेगा, सीखेगा, किसी चीज़ की स्मेल उसको फील होगी, टेस्ट फील होगा। तो ये सारी चीज़ें जो क्या है, सेंसरी ऑर्गन से, और ये सब किस में होती है, सेंसरी मोटर स्टेज में। इसका नाम ही इसी के ऊपर रखा गया है। तो आपको ये डायग्राम से थोड़ा सा रिलेट हो जाएगा किस स्टेज के नाम है तो क्या इसके अंदर हो सकता है, तो बच्चा फील करना इसके अंदर सीख जाता है। सेकेंड स्टेज है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था या प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो ये जो प्रक्रिया है लगभग 2 से 7 साल तक चलती है, 2 साल से 7 साल तक चलती है। बिल्कुल पॉइंट के साथ इसको नोट कर लेना किस स्टेज में कितनी एज होती है। और इसे कहा जाता है प्री ऑपरेशनल स्टेज। और ये किसके पहले की होती है, क्रिया करने की, यानी बच्चा कुछ करने से सीखे, अलग से कुछ करना जब सीख जाए उसके पहले की स्टेज है ये, इसलिए इसको कहा जाता है प्री ऑपरेशनल स्टेज। और इसमें जो बालक अपने सामने जितनी भी चीज़ें या जो भी क्रियाएं हो रही है उनको देखता है, लेकिन उसको ज़्यादा समझ इसमें नहीं आती है, वो कोशिश करता है देखकर सीखने की। ये बेबी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो ये कोई भी चीज़ यदि आप इसको आप जैसा कार्य करोगे ये भी कोशिश करेगा वैसा का वैसा ही करने की। जैसे आपने इसको कुछ वर्ड बना के दिया तो ये कोशिश करता है, जब बच्चों को नर्सरी क्लास में रखा जाता है तो वो इसी स्टेज में आते हैं तो वो लाइन ड्रॉ करना सीख जाते हैं, जैसे आप उन्हें बना कर देते हैं, कोई सिंबल बना कर देते हैं तो वो उसको सीख जाते हैं। कोई काम यदि आप करते हैं तो वो कोशिश करते हैं उसे देख कर करने की। अब इसकी कुछ सब स्टेज भी होती है जिसको मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, जैसे कि जिसे कहा जाता है एनिमिज्म या जीववाद। तो यहाँ पर जो बच्चा होता है 2 साल की स्टार्टिंग की बात की जा रही है कि बच्चे को ये समझ में नहीं आता है कि कौन लिविंग है और कौन नॉन लिविंग है, यानी सजीव और निर्जीव के अंदर
वो अंतर नहीं कर पाता है। एग्जाम्पल के लिए यदि बच्चा कहीं गिर जाता है और आप कहोगे इसको मार देते हैं, जैसे दीवार हुई या फर्श हुआ, तो वो चुप हो जाता है, उसको ये समझ में नहीं आता है कि सजीव है या निर्जीव है। इसके अलावा जो दूसरा पॉइंट होता है ईगो सेंट्रिज्म या अहम केंद्रिता, यहाँ पर बच्चा जो है सोचना शुरू कर देता है। इस पॉइंट के अंदर की ही बात की जा रही है, प्री ऑपरेशनल स्टेज की। इसके अंदर जो बच्चा है वो सोचना शुरू कर देता है कि वो अभी क्या कर रहा है, क्या सभी ठीक है। जैसे आपने उसको डांटा तो सोचेगा कि मुझे क्यों डांटा, या कोई काम बिगड़ जाएगा तो उसको ये फील होने लगेगा कि क्या ये काम मेरी वजह से बिगड़ा है, तो बच्चा यहाँ पर सोचना शुरू कर देता है। अगला पॉइंट है अपलटावी, या इंग्लिश में जिसे कहा जाता है इरिवर्सिबिलिटी, यानी जिसको आप पलट नहीं सकते। तो इसमें बच्चा क्या करता है कि जैसे आपने कोई एग्जाम्पल उसको दिया करने के लिए, कोई सम दिया, जैसे कि आपने उसको एग्जाम्पल दे दिया है 1+2, और वो यहाँ पर आंसर करके देगा आपको 3, लेकिन यदि आपने इसी को इस टाइप से लिख दिया 2+1, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि ये वही नंबर है, इसको सिर्फ रिवर्स करके मुझे दिया है। तो ये कुछ क्वालिटी है इस स्टेज की, सब स्टेज है। एक बार फिर से मैं नाम बता देती हूँ, आप चाहे तो इनको नोट कर सकते हैं। पहला है एलिज्म, जिसमें वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा लिविंग और नॉन लिविंग में। दूसरा है इकोसेंट्रिज्म, जिसमें वो सोचना शुरू कर देता है कि अब वो जो कर रहा है वो ठीक है या गलत है, या उसकी वजह से कोई काम बिगड़ा है या सही हुआ है। और थर्ड है इरिवर्सिबिलिटी, जिसमें यदि आपने नंबर को चेंज कर दिया है तो उसको समझ में नहीं आएगा। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि ये जो पीरियड है वो कब तक चलता है, 7 to 11 ईयर्स तक। और इसमें जो बच्चा है वो चिंतन और तर्क विकास उसके अंदर डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है, वो डिफ्रेंशिएट कर सकता है और काफ़ी सारी उसमें जो तार्किक क्रियाएं हैं वो उसको भी कर सकता है। कैसे, जैसे आपने उसको किसी भी चीज़ को सामान लेने के लिए भेजा है, तो कितने का लाया है, कितना पैसा उसमें बचा है, वो ईजिली उसको फाइंड आउट यहाँ पर कर सकता है। अपनी राय वो देने लग जाता है कुछ भी काम करने के लिए। और इसमें भी क्या होता है कि उसके अंदर, जैसे अभी हमने देखा इरिवर्सिबिलिटी का, लिविंग और नॉन लिविंग में डिफ्रेंशिएट करने का, ये सारे गुण उसके अंदर डेवलप हो जाते हैं। इससे पहले जो हमने स्टेज पढ़ी थी उसमें यदि आपने किसी बच्चे को 10 का नोट दिया और वही काफ़ी सारी 1-1, 2-2 रुपए की चिल्लर दे दी है, और उससे यदि आप पूछोगे, जो प्री ऑपरेशनल स्टेज थी, कि आपको कौन सा अमाउंट चाहिए, तो वो चिल्लर को ही ज़्यादा समझेगा। लेकिन ये वाली जो स्टेज है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, इसमें बच्चे को समझ में आ जाता है कि कौन सा अमाउंट बड़ा है, आपका जो नोट दिया है वो बड़ा है, कि आपने जो कॉइन्स दिए है वो ज़्यादा अमाउंट है। नेक्स्ट स्टेज है अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक आत्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये स्टेज स्टार्ट होती है 11 से 15 वर्ष तक, और इस अवस्था में जो बालक की किसी भी समस्या के समाधान के लिए अमूर्त नियमों का प्रयोग करने लग जाता है। बालक की जो निर्णय क्षमता इसमें डेवलप हो जाती है, यानी वो यहाँ पर जो किशोर है बड़ों की जैसा व्यवहार करने लग जाता है, उनके साथ अपने विचारों को शेयर करता है। और इसमें वो बालक के जो विचार होते हैं लगभग प्रौढ़ के विचार के बहुत ज़्यादा सिमिलर हो जाते हैं। इसके साथ साथ जो बच्चा होता है चिंतन और तर्क का डेवलपमेंट भी उसमें स्टार्ट हो जाता है। तो ये कुछ स्टेट थी जो काफ़ी सारी एग्जाम्स में पूछी जाती है। आप किसी भी टीचर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके आगे का जो पार्ट है फ्रेंड्स, मैं आने वाले वीडियो में आपको कवर अप करवा दूंगी, तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।